हेलो नमस्कार स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आप सभी का यहाँ पे स्वागत करते हैं। चलेगा अपना जो 5वां मॉडल पेपर चल रहा था संजीव डेसोर का, उसकी आज दूसरी क्लास लेके आए हैं। पहली क्लास आपने देख ली होगी, अपन ने कंप्लीट कर लिया 30 नंबर का काम। आज हमारा रहेगा 4 नंबर से 16 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। इसमें क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बताएं कैसे लग रही है क्लासें। कोई भी क्वेश्चन में डाउट लग रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि आपके चंद ही दिनों में 100 MCQs आने वाले हैं, मैथ के हैं, साइंस के हैं, ऑल सब्जेक्ट के MCQs आने वाले हैं, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि 30 नंबर का काम अब की बार आएगा। पैटर्न चेंज है, वो भी बताएंगे आपको किस प्रकार का पैटर्न आएगा। और एक क्लास आपके टोटल फॉर्मूले पे भी आने वाले हैं। जितने मैथ में फॉर्मूले लगते हैं 10th क्लास के, जितने फॉर्मूले हैं, कौन कौन से चैप्टर में कितने फॉर्मूले हैं, और जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा में इससे क्वेश्चन बनते हैं, वो क्लास भी आपके लेके अभी तुरंत लेके आने वाले हैं। चंद ही दिनों में आएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं। चलेगा गाइस, यहाँ से चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे आज कि सिद्ध कीजिए कि संख्या 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जिसको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। परिमेय संख्या जो p/q के रूप में लिखी जाती है। तो सबसे पहले इसका उल्टा मानते हैं, इसका एकदम विपरीत मानते हैं। जो अपरिमेय पूछ रहा है ना, तो इसका मीन्स अपन इसको परिमेय लेके चलते हैं। माना 6 + √2 एक परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। दैट इज क्लियर। अतः यहां पे p/q एक परिमेय संख्या मान लिया, तो 6 + √2 को अपन p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे q ≠ 0, जहां पे q ≠ 0 व p/q के रूप में लिख दिया। p व q कॉमा लगा दीजिएगा। p व q एक असहभाज्य संख्याएं हैं। असहभाज्य गुणनखंड बोल सकते हैं, या इसको अपन बोल सकते हैं असहभाज्य नहीं, सहभाज्य संख्याएं। एक सहभाज्य, अब इसका मीन्स बताएंगे आपको। सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिसमें एक के अलावा कोई और कॉमन न आए, p और q। जैसे मैंने लिख दिया 2/3, 2/3। अब इसमें क्या कॉमन आ सकता है? एक के अलावा और कोई भी नंबर कॉमन नहीं आएगा, उसे बोलेंगे असहभाज्य। तो यहां पे p/q है, वो एक परिमेय संख्या है, जिसको अपन परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। अब इसके बाद में जो चलते हैं सहअभाज्य। अभाज्य का तो मीन्स समझ गए होंगे, वे संख्याएं जो खुद से डिवाइड होती है और एक से डिवाइड होती है, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सहअभाज्य संख्या है। ये आपको लाइन लिखनी है, ठीक है, लिख देना अच्छे से। अब क्या करेंगे? इस 6 को इस साइड लेके जाएंगे, तो ये आपके पास में बन जाएगा √2 इक्वल p/q। p/q यहां पे √2 है, ये प्लस का 6 इस साइड में जाएगा, तो माइनस का 6 बन जाएगा, माइनस का 6 बन जाएगा। इसके बाद में देखिएगा √2 = ये p/q एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या में 6 आप जानते हैं एक परिमेय संख्या है, और एक परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाते हैं, तो रिजल्ट कितना आता है? परिमेय संख्या ही आता है, ठीक है। अब इसका मैंने एलसीएम ले लिया q, एलसीएम ले लिया q, तो ये बनेगा p - में 6q, p - में 6q, जो कि एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय
संख्या है। क्यों भी p/q एक परिमेय संख्या है। इस 6 को इस साइड में लेके आए तो माइनस का 6 बन जाएगा। क्या बनेगा? माइनस का 6 बनेगा। और यहां से ये एक परिमेय संख्या बन गया। परिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या घटाते हैं तो ये एक परिमेय संख्या रिजल्ट आता है, जो कि एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। और यहाँ पे अपन ने √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या, ये आप जानते हैं। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या और एक परिमेय संख्या क्या इक्वल हो सकता है? जैसे कि आपने एक √5 को परिमेय और अपरिमेय में सिद्ध किया था ना, अपरिमेय संख्या √5 को इरेशनल नंबर सिद्ध किया था, वहां पे आप क्या लेके चले थे मैं बता देता हूं। जैसे कि √5 को एक परिमेय नंबर के रूप में लेके चले थे, वहां पे आपने लिखा था p/q और इसका दोनों तरफ क्या कर दिया था? वर्ग कर दिया था। दोनों तरफ वर्ग करने पे आपके पास में यहां से रूट हट गया था। अब इस q को इस साइड में लेके आ गए थे, तो यहां से वैसे ही उस कंडीशन से आप जानते हैं जो कि एक परिमेय संख्या है, इसके बारे में बोला है जो कि एक परिमेय संख्या है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है। यहां से लिखोगे हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है और कभी भी अपरिमेय और परिमेय संख्या बराबर नहीं हो सकती। यानी ये इस बात का विरोधाभास करता है कि इस नंबर को अपन ने क्या माना था? एक परिमेय संख्या माना था। क्यों? क्योंकि ये तो परिमेय संख्या है और √2 एक अपरिमेय संख्या है। अगर इसमें अपन ऐड करेंगे दोनों को तो एक हमारे पास में क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या भी प्राप्त होगी। यानी हमारे पास में ये एक पूर्ण नंबर प्राप्त हो जाएगा। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि हमारे पास में ये एक पूर्णांक है जिसमें p और q भी क्या है? पूर्णांक है। तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी ना। हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो यहां से जो हमने माना था यह उस बात का विरोधाभास करता है जो कि हमने माना था। यह उस बात का विरोधाभास करता है जो कि हमने माना था। अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः 6 + √2 एक क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारे पास में एक परिमेय संख्या आ जाएगी। अपन बोल सकते हैं कि p और q यहाँ पे क्या है? सह अभाज्य संख्या है, या p और q एक पूर्णांक है। तो हमारे पास में p माइनस में 6q/q भी एक क्या बनेगा? एक पूर्णांक बनेगा। और ये एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ये क्या है? √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 यहाँ पे क्या बनेगी? एक अपरिमेय संख्या बनेगी। यानी इसके हिसाब से देखो ये एक परिमेय संख्या है, दोबारा समझना। और इसके परिमेय संख्या हमेशा बराबर होती है। मैंने लिखा यहाँ पे कि x = 7, तो आप बोलोगे सर जी x का मान 7 है, तो मैंने लिखा √2 = p माइनस में 6q/q। तो ये भी परिमेय होगी एक तरीके से, लेकिन ये तो क्या है? एक अपरिमेय संख्या होती है। रूट में जो भी होती है वो क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो ये इस बात का क्या कर रही है? विरोधाभास कर रही है, जो कि अपन लेके चले थे कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। अतः 6 + √2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसके अलग से क्लास लेके आएंगे अपन, 1 नंबर चैप्टर में जो भी है, जो हार्ड क्वेश्चन है वो अलग से करेंगे। तो ये तो समझ में आ गया होगा आपके। अब चलते हैं नेक्स्ट पे कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। अब हमें इसके शून्य ज्ञात करने। शून्य ज्ञात कैसे करते हैं? जो भी आपको द्विघात बहुपद दिया गया है उसको बराबर 0 लेके चलेंगे। अब इसके फैक्टराइजेशन कर दो। फैक्टराइजेशन करोगे तो मल्टीप्लाई करने पे ये हमारे पास में आएगा 3x² - के 4x + के
3x माइनस के 4 इजिकल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास में आना चाहिए माइनस के 12x की स्क्वायर और जोड़ने और घटाने पे माइनस का x, तो ये बच जाएगा यहाँ से। तो ये 3 तो कॉमन नहीं आएगा यहाँ से, लेकिन x कॉमन आ जाएगा। तो कितना बनेगा 3x माइनस में 4 और यहाँ से प्लस का 1 कॉमन आ गया, तो 3x माइनस में 4 इजिकल टू 0। तो ये बनेगा 3x माइनस में 4 और ये बन जाएगा x प्लस में 1 इजिकल टू 0। तो ये बनेगा x इजिकल टू माइनस के 4/3 और x इजिकल टू बनेगा माइनस का 1, x इजिकल टू बनेगा माइनस का 1। तो ये आपके पास में इसके शून्य का आएंगे कि x का मान कितना आ गया माइनस का है, क्या माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा। ये माइनस का है 3x माइनस में 4, ये इस साइड में जाएगा 0 के बराबर रखेंगे तो 4/3 हो जाएगा प्लस का, और ये प्लस का है तो ये इस साइड में जाके ये बन जाएगा आपके पास में माइनस का। दैट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। विलोपन विधि, आपको इक्वेशन नंबर दिया गया है यहाँ पे x प्लस वाई इजिकल टू 5, इक्वेशन नंबर 1, और 2x माइनस में 3y इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर 2। समीकरण नंबर 1 और 2 को विलोपन विधि, विलोपन यानी विलोप करना, किसी को गायब करना। तो यहां से समीकरण लिखोगे, समीकरण नंबर 1 को 3 से गुणा करके समीकरण 1 गुणा करके 2 में जोड़ने पे क्यों करेंगे ऐसा? क्योंकि यहाँ पे y का कोफिशिएंट गुणांक माइनस के 3 है और यहाँ पे गुणांक प्लस का 1 है। 3 से गुणा करेंगे तो प्लस का 3 बन जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास में होगा 3x प्लस 3y इजिकल टू 5, और ये हो जाएगा 2x 5 नहीं 15, 5 को दोनों तरफ गुणा करते हैं ना 3 से, तो 3x प्लस में 3y प्लस में 15, और ये हो जाएगा 2x माइनस में 3y इजिकल टू 4। अब इनको जोड़ेंगे दोनों में तो ये कट जाएगा और ये आ जाएगा 5x, ये कितना आएगा 5x इजिकल टू ये 4 है 15, ठीक है 19 हो जाएगा। तो x का मान कितना आएगा 19/5, 19/5 आ गया। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, समीकरण नंबर 1 में समीकरण नंबर 1 में रखेंगे x के मान को, तो ये बनेगा 19/5, कितना बनेगा 19/5 प्लस y इजिकल टू 5, तो यहाँ से y इजिकल टू 5 माइनस में 19/5, 5 एलसीएम आ गया 25 माइनस में 19/5, तो ये आ जाएगा आपके पास में 6/5। तो y का मान कितना आएगा, तो आपके पास में y का मान आएगा 6/5 और x का मान कितना आएगा आपके पास में 19/5। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं। माना पहली संख्या इजिकल टू x व दूसरी संख्या इजिकल टू y, तो इन दोनों संख्याओं का योग है वो 27 है, तो x प्लस वाई इजिकल टू 27 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल x डॉट वाई इजिकल टू 182 है। यही है कंडीशन। तो 1 नंबर इक्वेशन ये बनेगा 2 नंबर इक्वेशन, समीकरण नंबर 2 से x इजिकल टू 182/y का मान 1 में रखने पे तो ये प्राप्त हो जाएगा
182 बटा वाई, इसमें रखेंगे x की जगह, तो ये बनेगा 182 बटा वाई प्लस वाई इज इक्वल टू 27, इज इक्वल टू 27। एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 182 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन में वाई इज इक्वल टू ये बनेगा 27, और ये आपके पास में बन जाएगा तिरछा गुणा वज्र गुणा करेंगे तो वाई का स्क्वायर प्लस 182 इज इक्वल टू 27 वाई। ठीक है, अब इसके बाद में करेंगे, यहाँ से द्विघात इक्वेशन बन गया, तो ये बनेगा वाई का स्क्वायर माइनस में ये इस साइड में आएगा तो माइनस के 27 वाई प्लस में 182 इज इक्वल टू 0, प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर कर दीजिएगा, अब इसके फैक्टर करेंगे तो ये कितना बनेगा, 27 लेके आना है, 13 और 14, तो ये बनेगा वाई का स्क्वायर माइनस में 13 वाई माइनस में 14 वाई और प्लस में 182 इज इक्वल टू 0। भी मल्टीप्लाई करने पे तो हमारे पास में आना चाहिए प्लस के 182 और जोड़ने और घटाने पे आना चाहिए माइनस के 27 वाई। अब यहाँ से आपने कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो ये बनेगा y माइनस में 13 और माइनस के 14 कॉमन ले लिया तो y माइनस में 13 इज इक्वल टू 0। तो ये आएगा y माइनस में 13 और ये आ जाएगा y माइनस में 14 इज इक्वल टू 0। तो ये बनेगा y बराबर 13 कोमा 14, y का मान कितना आ गया, 13 कोमा 14 आ गया। अब देखिएगा हमें तो दोनों का मान निकालना है, हमें तो दोनों का मान निकालना है, तो बेटा मैं इस साइड में कर देता हूं यहाँ से। यदि y का मान 13 तो x का मान कितना हो जाएगा 14, और यदि y का मान 14 तो x का मान कितना हो जाएगा 13, एक नंबर इक्वेशन में रखोगे तो ये आपके पास में इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया, x का मान 13 14 और y का मान भी कितना आ गया 13 14 आ जाएगा। दैट इज क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, ये आपको दो समांतर श्रेणी दी गई है कि अन्य पद बराबर होंगे। अब आपको n का मान लेके आना है, दोनों दो समांतर श्रेणी दी गई है। अब आपको ये बताना है कि इसमें कौन सा पद दोनों में इक्वल रहेगा। ये तो समांतर श्रेणी है बढ़ते हुए क्रम में और ये भी बढ़ते हुए क्रम में, दोनों बढ़ते हुए क्रम में है। इसके बीच का देखो d का मान क्या है, 2 बढ़ रहा है और इसके बीच का dd का मान है वो 7 बढ़ रहा है। तो एक देखो, एक गाड़ी होती है, दो गाड़ियों चल रही है, जहां से किसी एक स्थान से चल रही है, एक की स्पीड है जैसे कि धीरे धीरे 100 किलोमीटर आगे खड़ी है, एक तो 100 किलोमीटर आगे खड़ी है, यहाँ पे देख लो ऐसे है, एक तो गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, एक यहाँ पे खड़ी। इसकी चाल तो है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इधर ही जा रही है, और इस गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसका मान ये तो हो गया ना, फिक्स हो गया ना, यानी एक समय ऐसा आएगा जब ये गाड़ी इसको क्या करेगी, क्रॉस करेगी, ओवरटेक करेगी, यानी इसके बराबर आएगी, कहने का मीन्स। तो ये तो समांतर श्रेणी है वो धीरे धीरे चल रही है और आगे भी है काफी, यानी 63 से शुरू हुई है, और ये समांतर श्रेणी है वो 3 से शुरू हुई है, यानी पीछे से शुरू हुई है, लेकिन इसके बीच का गैप क्या है, काफी बार छलांग लगाती है, 7 की छलांग लगा रही है। तो इसका मीन्स क्या है, ये कहीं ना कहीं एक ऐसा बिंदु आएगा जब इनका मान क्या होगा, इक्वल होगा दोनों पे। ठीक है, तो वो आपको निकालना है, आपको मानना है, माना इन एपी का अन्यवा पद बराबर होगा। इस एपी का क्या है, अन्यवा पद बराबर होगा। तो प्रथम एपी से क्या रिजल्ट आएगा, यहां से A1 का मान कितना है 63, D का मान कितना है 65 माइनस में 63 इज इक्वल टू 2। दूसरी एपी से A1 का मान 3
डी का मान आएगा 10 माइनस में 3 इजिकल टू 7। तो प्रथम एपी का अन्वा पद बराबर है द्वितीय एपी का अन्वा पद। प्रथम एपी का अनुवा पद बराबर है द्वितीय एपी का अनुवा पद। तो यहां से प्रथम एपी का अपन फॉर्मूला लगाएंगे, ए एन अनुवा पद बराबर है, तो अनुवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना अच्छे से कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी होता है। तो इसमें दोनों में थोड़ा सा इसको इस प्रकार से लिख दीजिएगा कि आपको ये तो पता ही है, फॉर्मूला आप जानते हैं, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। प्रथम एपी के लिए ए का मान 63 प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी का मान यहाँ पे है 2 इजिकल टू, यहाँ पे ए1 का मान कितना है 3 प्लस एन माइनस में 1 इंटू डी का मान कितना है 7। इक्वल लेके चलते हैं तो ये बनेगा 63 प्लस में 2n माइनस में 2 और ये 3 प्लस में 7n माइनस में 7। इस 2n को इस साइड में लेके जाएं तो 63 में से 2 जाएंगे तो 61 बचेगा, और यहाँ से प्लस का 3 है माइनस के 4 हैं तो माइनस के 7 हैं तो माइनस के 4 बचेंगे, माइनस के 4 इस साइड में आएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे। ये है 7n माइनस में 2n, तो यहाँ पे बचेगा आपके पास में 5n और ये हो जाएंगे 61 और 4 65, कितना हो जाएगा 65। तो n का मान कितना आएगा 65 डिवाइड बाई 5 तो 13 माइन n का मान कितना आएगा 13वां पद। 13वां पद बराबर होगा, 13वां पद क्या होगा बराबर होगा। इसी प्रकार से 9 नंबर क्वेश्चन है कि एपी के अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला, 20वां पद ज्ञात करना है। 20वां पद ज्ञात करने का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये लिखिएगा a1 का मान कितना है 3, d का मान कितना है 8 माइनस में 3, d का मान कितना है 8 माइनस में 3 यानी ये आएगा 5 चल रहा है। और अंतिम पद जैसे ए एन इजिकल टू है 253, अनुवा पद क्या है 253 है, तो लिखेंगे अंतिम से अनुवा पद, अंतिम से अनुवा पद का फॉर्मूला क्या हो जाएगा ए एन माइनस में n - 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा अंतिम से अनुवा पद। तो अब हमें अंतिम से 20वां पद लेके आना है, अंतिम से 20वां पद लेके आना है। तो 20 n का मान कितना हो गया 20 हो गया, तो यहां से लिख दीजिएगा ए एन का मान है 253 माइनस में, या इसको अल कर दीजिएगा, ए एन की जगह आप अल कर सकते हैं क्योंकि अंतिम पद अल और ये बराबर ही होते हैं, ए एन इजिकल टू अल। तो 253 माइनस 20 माइनस में 1, अब लिखेंगे अंतिम से अनुवा पद का फॉर्मूला तो ये है, और अंतिम से 20वां पद निकालना है तो n का मान आ गया 20 और d का मान कितना चल रहा है 5 चल रहा है। तो ये आएगा 253 माइनस में 19 पंजे 95 95 आ जाएंगे, 20 माइनस में 1 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 253 माइनस में 95, तो ये घटाएंगे तो 8 5 1 कितना आएगा 8 14 9 ठीक 5 1 158। तो अंतिम से 158, 20वां पद होगा 158, तो इसका आपके पास में ये राइट आंसर हो जाएगा। अंतिम से अनुवा पद ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है l माइनस में n माइनस में 1 इंटू डी, अंतिम से, या इसको चेंज कर लो, या इस एपी को आप चेंज कर सकते हैं, इसको प्रथम पद मान सकते हैं और इसको अंतिम पद मान सकते हैं, उल्टा लिख दो प्रथम पद ये हो जाएगा, एक ही जगह आप यही कर रहे हैं डायरेक्ट वही चलेगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर, 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करनी है।
और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 5/7 गुनी है। सबसे पहले हमें एक त्रिभुज बनाना है। सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे तो 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींचेंगे। 7 सेंटीमीटर का आपने एक रेखाखंड खींच लिया AB, ठीक है। रचना भी करनी है साथ में। AB आपने एक 7 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिया। अब प्रकार की सहायता से प्रकार को 5 सेंटीमीटर ओपन करके एक चाप लगा दिया, एक चाप लगा दिया, यहाँ पे लगेगा। और अब प्रकार को 6 सेंटीमीटर ओपन करके एक चाप लगा दिया B से। जहाँ पे दोनों चाप काट रहे हैं वो बिंदु आपके पास में कौन सा प्राप्त होगा? वह बिंदु आपके पास में C प्राप्त होगा। ये 5 सेंटीमीटर है और ये है 6 सेंटीमीटर। अब बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा खींच दीजिएगा जिसका नाम आपने AX दे दिया। अब इसमें बड़ा भाग कौन सा है? 5/7 में चेक कर लो। 5/7 में 7 है तो इसके कितने टुकड़े करोगे? 7। 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे आएगा A1 A2, ये बनेगा A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। अब नीचे कौन सा भाग है? 5 है। नीचे कौन सा मान है? 5 है। 5वें को A5 को B से मिलाते हैं। A5 को B से मिलाते हैं। अब प्रकार को अपनी मर्जी से ओपन करके A बिंदु A5 पे रख के इस प्रकार से और एक चाप लगा दीजिएगा। इस प्रकार से एक चाप लगाओगे। उतना ही प्रकार को खुला रख के A7 पे रख के और इस प्रकार से आपको चाप लगाना है। अब इस चाप की लंबाई और यहाँ से प्रकार की सहायता से नापोगे तो ये आपके पास में हो जाएगा, ऐसे काटेगा, ठीक है। अब इनको आपस में आगे बढ़ा देना है। यहाँ पे आएगा, इस प्रकार से इसको आगे बढ़ा देना है आपको, ठीक। ये बढ़ा दिया आगे। जहाँ पे ये काटे ना बिंदु, कटान बिंदु है, उसको आगे बढ़ा दीजिएगा। अब AB लाइन को डैश डैश से आगे बढ़ा दीजिएगा। डैश डैश से आगे बढ़ाओगे। अब प्रकार की सहायता से B पे एक चाप लगाओगे। उतना ही प्रकार को खुला करके एक चाप लगाओगे। अब इस चाप की लंबाई नाप लो, इस चाप की लंबाई नापो। अब बिंदु इससे, ये कोई बिंदु D है, इस बिंदु को जहाँ पे ये काट रहा आपस में उससे आगे बढ़ा दो, अब इसको डैश डैश से आगे बढ़ा दो। ये बिंदु D, ये बिंदु कोई हो जाएगा E, ये बिंदु आपके पास में C है, ये बिंदु कोई E है। अब ये लाइनें हैं वो एक दूसरे के पैरेलल है। रचना तो आप कर दोगे जैसे जैसे आप मैथमेटिकली जो भी प्रकार की सहायता, स्केल की सहायता या पेंसिल की सहायता से जो भी ग्राफ बना रहे हैं, लाइन खींच रहे हैं या चाप लगा रहे हैं, तो उसको आप क्या कर सकते हैं, हिंदी में तो लिख सकते हैं, वो इसकी रचना हो जाएगी। यहाँ पे लिखोगे जो भुजा है BC, ये समांतर रहेगी DE के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कौन से हैं? उभयनिष्ठ हैं। उभयनिष्ठ कौन है? तो त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज किसके? ADE के। त्रिभुज ADE के समरूप होगा। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? इक्वल होता है। तो लिखेंगे जैसे कि आपने लिख दिया AD अपॉन में AB, ये लिखोगे AE अपॉन में AC इज इक्वल टू DE अपॉन में BC, और ये रेशो कितना हो जाएगा? 7:5 का रेशो हो जाएगा। कितना होगा? 7:5 का रेशो हो जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद में किसी चूड़ी की सहायता से एक वर्त खींचिए। वर्त के बाहर एक बिंदु लीजिए,
इस बिंदु से वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। एक चूड़ी की सहायता से या कोई रिंग हो सकती है या कोई कड़ा हो सकता है, उसकी सहायता से आपको क्या करना है, एक सर्कल खींचना है, एक वृत्त बनाना है। क्या बनाना है, एक सर्कल खींचना है या वृत्त बनाना है, ये बना लिया। अब आपको इसमें पता नहीं है कि इसका सेंटर पॉइंट कहाँ है। अब इस पे स्पर्श रेखा की रचना कैसे कर सकते हैं, सेंटर पॉइंट से कोई बिंदु, यहाँ पे बिंदु मान लेते हैं, उस लाइन का अपन समद्विभाजन कर लेते हैं और फिर इस पे स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। लेकिन अब इसका हमें सेंटर पॉइंट, केंद्र बिंदु नहीं पता है, तो केंद्र बिंदु कैसे पता करें भी, प्रकार की सहायता से बनाते हैं। तो प्रकार जहाँ पे टिकता है, जिस बिंदु पे टच करता है कॉपी को, बोर्ड को, वहां पे इसका सेंटर पॉइंट आ जाता है, लेकिन यहाँ पे तो नहीं है। तो क्या करेंगे, ये तो मान लेते हैं कि बीच में एक सेंटर पॉइंट होता है। अब इसमें एक लाइन ऐसे खींच दिया मैंने और एक लाइन ऐसे खींच दिया, दोनों तरफ कोई दो लाइन खींच दो, और इन दोनों लाइनों को अपन क्या करेंगे, समद्विभाजन करेंगे। और लाइनों का समद्विभाजन करना आता है आपको, लाइनों का समद्विभाजन करना आता है। कोई जरूरी नहीं कि आप इस प्रकार से लाइन खींचो, आप इस प्रकार से खींच दो, एक आप लाइनें दो खींचनी है, ठीक है। तो क्या करोगे, अब इन लाइनों का प्रकार की सहायता से, प्रकार को इस लाइनों के, यानी एक जीवा होगी, इस लाइन का हाफ से ज्यादा खोल के, लाइन का समद्विभाजन करना आता है, प्रकार को हाफ से ज्यादा खोल के एक ऊपर चाप एक नीचे चाप दूसरे बिंदु पे रखे, एक ऊपर चाप एक नीचे चाप, जहां पे दोनों चाप काट रहे हैं उसको डैश डैश से मिलाओगे, तो जो डैश डैश लाइन आएगी वो इसके क्या आएगी, एकदम बीच से आएगी। तो आपने ये जो भी कॉर्ड है, जो भी जीवा है ली है, उसका समद्विभाजन करते हैं। ये बिंदु ए बी सी और ये बिंदु डी है कोई, तो इस लाइन का समद्विभाजन करेंगे तो हाफ से ज्यादा, ए बी का हाफ से ज्यादा खोलेंगे, एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे। अब बी से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे। अब इनको क्या करेंगे, डैश डैश से मिला देंगे, इनको डैश डैश से मिला देंगे। इसी प्रकार से एक चाप यहाँ पे लगाएंगे ऊपर की तरफ, एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, एक चाप यहाँ पे लगाएंगे, सी से यहाँ पे और यहाँ पे। अब इनको क्या करेंगे, डैश डैश से मिला देंगे। जहां पे ये डैश डैश दोनों लाइनें काट रही है, जहां पे ये दोनों लाइनें काटेगी वही क्या होगा इसका, वही क्या होगा इसका केंद्र बिंदु होगा, वही क्या होगा इसका केंद्र बिंदु होगा। अब केंद्र बिंदु से कोई दूरी ले सकते हैं, आपकी मर्जी रहेगी, इसमें कोई लंबाई चौड़ाई हमें दी नहीं गई है लंबाई इसकी। तो आपने ये बिंदु P मान लिया, बिंदु P मान लिया कि वृत्त के केंद्र, वृत्त का केंद्र O मान लिया, वृत्त के केंद्र O से P, बिंदु P है कोई बाहर स्थित, और P से हमें इस वृत्त पे क्या करनी है, स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो अब OP का समद्विभाजन करेंगे, तो OP के हाफ से ज्यादा प्रकार को खोलेंगे। एक चाप तो आप ऊपर लगाएंगे, एक चाप नीचे, इसी प्रकार से O से एक चाप लगाएंगे, यहां से एक चाप लगाएंगे। अब इनको क्या है, दोनों को डैश डैश से मिला दो, दोनों को डैश डैश से मिलाओगे तो सपोज करो यहाँ पे, अब इसको सेंटर पॉइंट मान के, इसको सेंटर पॉइंट मान के आपको क्या करना है, एक वृत्त की रचना करनी, एक वृत्त की रचना करनी है। जहां पे ये काट रहे हैं ना, जहां पे ये डैश डैश वाला वृत्त काट रहा है, वहां पे आप क्या करोगे, एक स्पर्श रेखा की रचना कर दोगे, ठीक है। इस प्रकार से आपको स्पर्श रेखा खींचनी है, जो कि पी क्यू बिंदु है और ये बिंदु आर है। तो पी क्यू और पी आर क्या है, आपस में समान होगी, और ये इसका सेंटर पॉइंट आप मान सकते हैं ओ डैश। तो इतना काम करना है, ठीक है। कोई दो लाइनिंग कीजिए, उसका समद्विभाजन करिएगा, तो उसका समद्विभाजन करेंगे तो डैश डैश लाइन काटेगी, वो ही इसका क्या होगा, एक दूसरे को काटेगी, वो इसका सेंटर पॉइंट आ जाएगा। रचना करनी है, उसको हिंदी में भी साथ में लिखना होगा। दैट इज क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, 12 नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है, OP आपको 7 सेंटीमीटर दिया गया है, OQ माइनस में PQ का मान 1 सेंटीमीटर है, साइन Q और कोस Q का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बनेगा और P पे क्या है, समकोण है। किस पे है, P पे समकोण है। तो ये P है हो गया, ये O हो गया, और ये इसको Q मान लेते हैं, ये Q और ये O, OPQ इस प्रकार से, ठीक है। P पे समकोण है, 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। OP का मान कितना दिया गया है, 7 सेंटीमीटर दिया गया है। मान लिया PQ, माना
माना ये x सेंटीमीटर है, तो माना PQ इज इक्वल टू x सेंटीमीटर है, और यहाँ पे आपको गिवन है कि OP बराबर 7 सेंटीमीटर है और OQ माइनस में PQ इज इक्वल टू 1 है। तो OQ का मान कितना आ जाएगा? OQ का मान आएगा, PQ इस साइड में जाएगा तो 1 प्लस में PQ, और 1 प्लस PQ का मान आपने कितना माना? x सेंटीमीटर, तो 1 प्लस में x सेंटीमीटर होगा। ठीक है, ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से तीनों साइड हमारे पास में होनी चाहिए, तीनों साइड हमारे पास में होनी चाहिए। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या बनेगा? कर्ण स्क्वायर, कर्ण है हमारे पास में OQ का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार है PQ का स्क्वायर प्लस में लंब है PO का स्क्वायर या OP का स्क्वायर। तो OQ का मान कितना है? OQ का मान है 1 प्लस में x का होल स्क्वायर, और PQ का मान कितना है? x का स्क्वायर प्लस में OP का मान है 7 का स्क्वायर। तो 1 प्लस में a प्लस में b का होल स्क्वायर, a प्लस में a का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में 2ab इज इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस में 7 7 49, x की स्क्वायर से x की स्क्वायर कटेगी, तो ये आपके पास में आएगा 2x इज इक्वल टू, ये प्लस का इस साइड में जाएगा तो ये हो जाएगा 49 माइनस में 1 यानी 48, ये आ जाएगा आपके पास में 48। तो ये मान कितना आएगा? x का मान आएगा आपके पास में 48 बटे 2, 2 गुणा में है तो ये आ जाएगा 24, ये कितना आ जाएगा? 24 सेंटीमीटर। तो अगर आपके पास में PQ 24 सेंटीमीटर है तो OQ कितना आएगा? OQ आपके पास में आएगा 24 प्लस में 1 यानी 25 सेंटीमीटर। कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। साइन थीटा बराबर क्या होता है? अल या लाल बटे कक्का। क्या होता है? लाल बटे कक्का। तो साइन थीटा इज इक्वल टू, हमें साइन क्यू पूछा है, तो LAL डबल KA, लाल बटे कक्का। ये क्वेश्चन में नहीं लिखना है, आपको पीछे लिखना है, समझाने के लिए बताया मैंने। तो साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा कर्ण होती है। तो क्यू यहाँ पे थीटा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी, यानी 7, यानी हमारे पास में आएगा OP, और कर्ण हमेशा सबसे बड़ी भुजा होती है तो OQ। OP का मान कितना है? 25। OP का मान 25 नहीं है, OP का मान है 7 बटे OQ का मान है 25। तो साइन क्यू का मान आएगा 7 बटे 25। अब इसके बाद में है कॉस क्यू। कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब आधार कौन सा हो जाएगा? आधार आपके पास में PQ और कर्ण हो जाएगा OQ। आधार का मान कितना है? आधार का मान है 24 बटे OQ का मान कितना है? 25। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ तक समझे। अब इसके बाद में 13 नंबर क्वेश्चन है, टेबल आपको याद होनी चाहिए, ट्रिग्नोमेट्री का ये है। सेक्स स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, 2 कोस 60 डिग्री प्लस में साइन 90 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री। ठीक है, इसमें वैल्यूज निकालते हैं, इसकी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक स्क्वायर 30 डिग्री, सेक 30 का मान कितना होता है? पहले तो ये देखिएगा कोस 30 का मान कितना होता है? कोस 30 का मान होता है √3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, उसका उल्टा। तो 2/√3 का स्क्वायर करना है, प्लस में कोसेक 45, कोसेक 45 होता है साइन 45, और साइन 45 का मान होता है 1/√2, तो ये हो जाएगा √2, यानी √2 का स्क्वायर। और आगे है 2 कोस 60 का मान होता है 1/2 प्लस साइन 90 का मान होता है 1 प्लस में टेन 45 का मान होता है 1, ये 2 से 2 कट जाएगा, इसका मान करेंगे तो ये आएगा आपके पास में 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, प्लस में √2 का स्क्वायर 2, और ये प्राप्त हो जाएगा 1 प्लस में 1 प्लस में 1, तो ये आपके पास में आएगा 3, और ये 4 प्लस में 3 दूनी 6, और ये आपके पास में बनेगा 3, 3 से 3 कटेगा, तो ये रिजल्ट आपके पास में आएगा 10। इसका जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा?
10। एक बार चेक कर लेते हैं, देखिएगा इसका मान कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। इसका 7/25 और इसका 24/25 इज द राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब चलिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट है 14 नंबर क्वेश्चन में आपको माध्य ज्ञात करना है। क्वेश्चन इस प्रकार से, ध्यान से सुन लेना कि किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे स्तर के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति यानी एब्सेंट निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उसका माध्य ज्ञात करना है। ये इस साइड में दिनों की संख्या है, यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या है यानी FI का मान है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है, माध्य ज्ञात करना है अनुपस्थिति का। तो माध्य आप, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आप विधि कौन सी भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, आप स्वतंत्र है इसमें। मैं यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि से करना चाहूंगा। तो प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, F और सबसे पहले हमें XI का मान निकालना होता है। प्रत्यक्ष विधि में सबसे पहले हमें XI का मान निकालना होता है। तो यहाँ से XI का मान कितना आएगा, XI के मान, इसके बीच का मान होता है, तो ये आएगा 3, ये आएगा हमारे पास में 8, ये आएगा 12, ये आ जाएगा 16, क्या 16 होगा, देख लेते हैं, 24, 34, 30, 34, 17, इसके बीच का मान आएगा 17 और इनके बीच का मान हमारे पास में आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 और 24 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा और ये 28 और 38 के बीच का मान कितना आ जाएगा। इनको जोड़ोगे तो ये जोड़ लो, इसमें 28 और 38 में भाग लगा देना, 6, 56 और ये बनेगा 66, 33 आ जाएगा। इसके बीच का मान आएगा 33 और इसके बीच का मान आएगा 39, इनके बीच का मान आएगा हमें 39 आएगा। दैट इज क्लियर, समझ में आया। अब है ना, ये क्वेश्चन आप प्रत्यक्ष विधि से कर देना या आप इसको कर देना कल्पित से, या आप इसको कल्पित से कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने इसका FI और XI ठीक है निकाला, तो ये कितना आएगा। अब यहाँ पे अंतराल सही नहीं है और इस अंतराल को आपको सही नहीं करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी इस क्वेश्चन में। तो ये क्या हो जाएगा, 11 3 33, 10 8 80, 12 6 72, 12 7 84 और 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 24 दूनी 48, दूनी 96, 33 या 99, 99 और 39 एकम 39। इनका सम कर दीजिएगा, 7 और 8 15, 15 और 6 21, 21 9 30, 9 39, 3 18 3 21, 21 और 6 27, 27 और 8 35, 35 और 8 हमारे पास में बचेगा 43, 43 और 3 46, 46 और 47 48 49। तो ये आएगा सिग्मा, ये मान किसका आएगा, सिग्मा FI XI का मान आएगा कितना, 499 और ये कितने हैं, 40 हैं, तो ये आएगा सिग्मा FI का मान आएगा 40। अब माध्य ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य x बार इज इक्वल टू सिग्मा FI XI अपॉन में सिग्मा FI, तो ये हो जाएगा 499 डिवाइड बाई 40 डिवाइड बाई 40। अब एक पॉइंट लग जाएगा तो 49.9 अपॉन में 4, एक नीचे 0 है तो इसका एक पॉइंट लग जाएगा एक अंक के बाद में। अब करोगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब पॉइंट लग जाएगा, एक बचेगा 19, 4 5 20 ज़्यादा हुए, 4 चौके 16, कितना बचेगा 19 है, 16 है, 3 निकलेगा 30, 7 चौके 28 यानी 12.47। लगभग आपका जो मान आएगा वो कितना आएगा, समांतर माध्य 12.47, 2 बचेगा, 4 5 20 यानी 0.5, तो ये आ जाएगा 12.48। एक की वर्दी कर दो, x बार का मान। अब उसकी अनुपस्थिति का जो समांतर माध्य है वो 12.48 आएगा। दैट इज क्लियर। अब इसके बाद में है 15 नंबर क्वेश्चन भी सुन लीजिएगा क्या दिया गया है।
ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। इसमें भी आपको बहुलक ज्ञात करना है। 15 नंबर क्वेश्चन में आपको बहुलक निकालना है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। इन आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये मासिक खपत है, इकाई यूनिट में दी गई है। उपभोक्ताओं की संख्या एफआई फ्रीक्वेंसी आपको दी गई है। बहुलक निकालना है। बहुलक के लिए अपन क्या करते हैं, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी देखते हैं, सबसे ज्यादा एफआई का मान देखते हैं। तो यहाँ पे एफआई का मान सबसे ज्यादा कितना है, 20 है। कितना है बेटा, 20 है। तो अब यहां से देखिएगा सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यानी F1 का मान कितना है, 20। F0 का मान कितना हो जाएगा, 13। और F2 का मान कितना हो जाएगा, 14। L का मान कितना हो जाएगा, 125। तो बहुलक को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बहुलक को जड़ से। तो L प्लस में F1 माइनस में F0 अपॉन में 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 इंटू H। और H का मान कितने का चल रहा है, 20 का डिफरेंट चल रहा है। तो Z इज इक्वल टू L का मान 125 माइनस प्लस यहाँ पे F1 का मान है 20 माइनस में 13 बटे 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 माइनस में F0 है 13 माइनस में F2 का मान कितना है 14 इंटू H का मान कितना है, H का मान है 20। तो Z इज इक्वल टू 125 प्लस 20 में से 13 जाएंगे तो 7 बचेंगे, 7 बटे 13 40, ये है 40 और ये है 27 हो जाएंगे क्या, 27 को निकालोगे तो 13 बचेगा, 13 इंटू ये बनेगा आपके पास में 20। अब भाग कर देते हैं। Z इज इक्वल टू 125 प्लस 140, 20 7 140 बटा 13, तो ये आएगा 125 प्लस 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब बचेगा 1, 10 भाग जाएगा नहीं, 100 हो जाएगा। 13 पंजू 65, 13 छिकी 78, 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, कितना बचेगा 91, 9 बचेगा 90। तो 13 पंजू 65, 13 छिकी 78, तो ये आ जाएगा आपके पास में 135.76। इसका जो बहुलक आएगा वो आएगा 135.76 इकाई, या 7 कर सकते हैं। तीसरे पॉइंट तक निकालेंगे तो 7 भी आ जाएगा, क्योंकि तीसरा नंबर 5 या 5 से बड़ा आएगा तो दूसरे में 1 की वृद्धि कर देते हैं। तो ये इसका आ जाएगा बहुलक और ये इसका आ जाएगा समांतर माध्य। अब यहां तक नोट कीजिएगा। आप चलते हैं नेक्स्ट पे। अब चलिएगा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर कि 52 ताशों की एक गड्डी को फेंट कर एक पत्ता खींचा जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह लाल रंग का पत्ता है, वह बादशाह का पत्ता है। अब आप जानते हैं 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, 52 पत्ते यानी 13 पत्ते होते हैं प्रत्येक टाइप में। एक चीड़ी का, एक हुक्म का, एक पान का, एक ईंट का। तो पान का और ईंट का जो रेड कलर के होते हैं, चीड़ी और हुक्म के क्या होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। तो टोटल मिला के आपके पास लाल रंग के पत्ते हो जाएंगे। तो सबसे पहले लिखोगे सॉल्यूशन, लाल रंग के कुल पत्ते, लाल रंग के कुल पत्ते इज इक्वल टू 26। लाल रंग के कुल पत्ते कितने होंगे, 26 होंगे। तो लाल रंग के पत्ते आने की प्रायिकता, तो लाल रंग के या लाल रंग का पत्ता आने, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता, लाल रंग का पत्ता आने की प्रायिकता को PR से, रेड से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने। तो कितने पत्ते हैं, अनुकूल परिणाम, ऐसे लिख सकते हैं आप, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हो सकते हैं, जैसे PR इज इक्वल टू 26 और कुल परिणाम कितने हैं 52, तो काट दो 1/2 आएगी, 1/2 आएगी। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, वह बादशाह का पत्ता हो, बादशाह का पत्ता आने की प्रायिकता, तो एक तो चिड़ी का बादशाह, एक ईंट का बादशाह, एक हुक्म का, एक पान का होता है। तो आपके पास में टोटल मिला के बादशाह होते हैं 4। तो बादशाह के कुल पत्ते, बादशाह के कुल पत्ते
इज इक्वल टू 4, बादशाह के कुल पत्ते इज इक्वल टू 4, तो लिखोगे तो बादशाह का पत्ता, बादशाह का पत्ता आने की प्रायिकता, बादशाह का पत्ता आने की प्रायिकता पी ए से रिप्रेजेंट कर दिया और ये हो जाएगा अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, तो इसको काटोगे तो 1/13, 1/13 इसका आंसर आएगा। यानी कुल बादशाह के 4 पत्ते हैं, टोटल पत्ते 52 हैं, तो 4 एकम 4 और 13 चौके 52, तो 1/13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास में अपन ने 4 नंबर क्वेश्चन से लेके 16 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आगे की नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, पास में लगी बेल आइकन को दबाएं और ऊपर लिंक मिल जाएगा आई बटन पे, पीछे वाली क्लासों का लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उनका लिंक मिल जाएगा, तो वहां से आप क्लासों को फॉलो कर सकते हैं। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।